अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद सगीर कमर साहब ने हर दर्दमंद पाकिस्तानी के दिल का हाल लफ्ज़ों में बयान कर दिया है। लिखते हैं कि रोज़ सोचता हूँ, रोज़ मेरे दोस्त का फ़ोन आता है, वो असरार करता है अपनी ज़िंदगी बचाओ, पाकिस्तान से मुंतकिल हो जाओ, हिजरत कर लो। अब ऐसे पाकिस्तान में क्या रखा है जहाँ ज़िंदगी ख़त्म होकर रह गई है। कोई दिन जाता है ये मुल्क ख़त्म हो जाएगा, ये उसके ख़दशात हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में ज़िंदगी घुट कर रह गई है। कोई भी हसास इंसान यहाँ से भाग जाने के बारे में संजीदगी के साथ सोच सकता है। हालात ऐसे पैदा हो चुके हैं कि जान, माल, इज़्ज़त और कारोबार किसी एक चीज़ की भी गारंटी बाकी नहीं रही। शाहराहों पर मौत रक्सा है, कहीं भी कानून की अमलदारी नज़र नहीं आती। ट्रैफिक का बेहंगम रश और ट्रैफिक कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी देख कर दिमाग फटने लगता है। ऐसा मुल्क जिसमें सिग्नल भी हैं और ट्रैफिक का सार्जेंट भी खड़ा होता है, फिर भी इस मुल्क के शहरी अपने आप को मौत के मुंह में धकेलते हुए खुशी महसूस करते हैं। यहाँ किसी भी लम्हे, किसी भी वक्त, किसी भी मार्केट में कुछ भी हो सकता है। धमाका हो सकता है, खुदकश हमला हो सकता है, डाका पड़ सकता है, सिलेंडर फट सकता है, आग लग सकती है और फिर सोचें कि कई रोज़ तक आग भड़कती रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रवां तबसरा जारी रखेगा, अपने नुमाइंदों से लम्हे लम्हे की सूरत हाल मालूम करके अवाम के जहनों पर हथौड़े बरसाता रहेगा। इस खबर का फॉलो अप इतनी सूरत से जारी रहेगा यहाँ तक कि एक और हादसा रूनुमा हो जाएगा और कैमरे उस तरफ रुख कर लेंगे। हुकूमत हादसे को भूलकर नए हादसे या सानहे पर अपना असूली मौक़िफ़ पेश करना शुरू कर देगी। इस मुल्क के किसी भी बड़े शहर के किसी भी बड़े चौराहे में आप पर हमला हो सकता है, गोलियां आपके सीने से पार हो सकती हैं। मारने वाले को ये इल्म नहीं होता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, ना मरने वाले को ता सुबह क़यामत ये मालूम हो सकेगा कि उसके साथ ऐसा क्यों किया गया। इस मुल्क की तारीक गलियों में रात के किसी भी पहर आपके घर का दरवाज़ा तोड़कर डाकू दाखिल हो सकते हैं। वो आपका माल लूट सकते हैं, आपकी जान ले सकते हैं, आपकी इज्जत से खेल सकते हैं। और इससे बड़ा सानहा ये होता है कि आप डरते हुए पुलिस स्टेशन इसलिए नहीं जाते कि वहाँ भी तजलील होगी, FIR दर्ज नहीं होगी। दर्ज हो भी गई तो इंतकामन डाका फिर पड़ सकता है। आप उनका क्या बिगाड़ सकते हैं कि कानून के मुहाफ़िज़ ख़ुद ऐसे बेशुमार वाक़यात में मुलव्वस पाए गए हैं। इस मुल्क में आपका सरमाया दाव पर लगा हुआ है, कुछ जमा पूंजी है भी तो आपको भत्ते की पर्ची मिल जाती है। ज़िंदगी का कुल सरमाया आपको भत्ता खोरों के हवाले करना पड़ जाता है। अगर आप पर्ची मिलने पर शोर मचाते हैं तो मारे जाते हैं, भत्ता नहीं देते तो तब भी मौत आपका मुकद्दर है। अगर आप भत्ता देने के काबिल नहीं हैं तो बिजली और गैस के बिलों में इतना भत्ता शामिल कर दिया जाता है कि आपका बाल बाल कर्ज में डूब जाता है। आपको बिजली मुकम्मल मिलती है ना गैस। इसके बावजूद आपसे ये भत्ता जबरन कानून की हुक्मरानी के नाम पर वसूल कर लिया जाता है। आपके मोहल्ले की गलियां उखड़ी हुई हैं, गटर लाइनें बह रही हैं, स्ट्रीट लाइट्स का निशान नहीं है, पानी के नल के खुश्क पड़े हैं। इसके बावजूद आपसे प्रॉपर्टी टैक्स, सफाई टैक्स और सीवरेज के नाम पर बिल बाकायदा से वसूल किए जा रहे हैं। आप मोबाइल फ़ोन के लिए 100 रुपये का कार्ड लोड करते हैं तो टैक्स काट लिया जाता है। लेकिन इस मुल्क में अरबपति हुक्मरानों, सियासतदानों, वडेरों और जागीरदारों से एक पाई टैक्स भी वसूल करने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं है। इस मुल्क में जिसके पास पैसा, कबीला और डंडा है, वोट भी उसी के पास हैं और हुक्मरान भी वही और कानून भी उन्हीं का गुलाम है। इसमें क्या शक है कि मरीज़ मौत के मुंह में चला जाता है, लेकिन हस्पताल इसलिए नहीं जाता है कि हस्पताल ज़िबा खाने बन चुके हैं। गंदगी के ढेर पर बैठा इंसानियत का मसीहा बदअखलाकी का खूगर बन चुका है। वो मरीज़ को ऐसे देखता है जैसे भेड़िया हिरन को। ऐसे शफाखाने जहाँ 2 नंबर दवाइयों से इंसानों की नसों में जहर उतारा जाता है, जहाँ मर्ज़ की तशख़ीस कुछ और की जाती है और मर्ज़ हकीकत में कुछ और होता है।
یہاں مظلوم داد رسی کے لیے عدالتوں اور تھانوں میں جاتے ہوئے ڈرتا ہے، جہاں ظالم، متکبر، کن ٹوٹے، جاہل اور بڑے قبیلوں کے بدماشوں کی آؤ بھگت ہوتی ہے اور عزت دار ذلیل کر دیا جاتا ہے۔ یہ ملک جس میں قانون صرف غریب، نادار، کمزور اور پست طبقے کے لیے حرکت میں آتا ہے۔ حکمران قتل کرے یا کرپشن، اسے معاف کر دیا جاتا ہے۔ غریب کا بچہ بھوک سے تنگ تندور سے روٹی چرا لے تو اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم آ جاتا ہے۔ عزت بغیرت کو دی جاتی ہے اور عزت دار کو خوار کیا جاتا ہے۔ غریب کے بچے کو تعلیم کی کوئی سہولت حاصل نہیں، جبکہ امیر کے بچے تعلیم کی تمام تر سہولیات سے مستفید ہو رہے ہیں۔ جی ہاں، اس ملک میں جہاں روز لاشیں گرتی ہیں، روز دھماکے ہوتے ہیں، روز حادثے اور سانحے ہوتے ہیں، روز عزتیں لٹتی ہیں، ہر روز بچے یتیم ہوتے ہیں، ہر روز سہاگ اجڑتے ہیں، ہر روز گھر تباہ ہوتے ہیں اور مسجدیں جو امن کا گھر ہوتی ہیں، جہاں انسان پناہ حاصل کرتا ہے، یہ پناہ گاہیں بھی برباد کر دی جاتی ہیں۔ واقعی یہاں زندگی تمام تر جبر کے ساتھ گھٹ کر رہ گئی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی زیرو حساس انسان ایسے ماحول میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ ملک چھوڑ دیا جائے یا مال، جان، عزت، آبرو قربان کر دی جائے، لیکن نہیں، ہرگز نہیں۔ اس ملک پر ہمیشہ سے یہ عذاب تو مسلط نہیں ہے۔ اس کا یہ حال شروع سے تو ایسا نہیں تھا۔ یہ تو میری اولین پناہ گاہ تھا۔ جب میرے والدین ہندوؤں کے ظلم اور جبر سے تنگ آ کر ہجرت پر مجبور ہوئے تھے، تب ان کے پاس تن کے 2 کپڑوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہ خالی ہاتھ اپنی جان اور عزت بچا کر پاکستان آئے تھے۔ تب پاکستان نے انہیں اپنے سینے سے لگا لیا تھا، انہیں کھانا دیا، پہننے کے لیے کپڑے دیے، سر چھپانے کے لیے مکان دیا، کمانے کے لیے روزگار کے مواقع دیے، عزت اور توقیر دی۔ انہیں یہاں کوئی اجنبیت محسوس نہیں ہوئی۔ تب اس آسمان کے نیچے اللہ کے بعد پاکستان تھا، یہی سایہ تھا، سرمایہ تھا، یہی ممتا تھی، یہی ممتا کا پیار تھا۔ جب میرا کوئی نہیں تھا تب پاکستان تھا، جب میں لٹا پٹا تھا تب اس نے مجھے باہوں کے حصار میں لے لیا تھا۔ کبھی سوچتا ہوں پاکستان نہ ہوتا تو ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوتا۔ ملکوں گھوم کے جب اپنے وطن آتا ہوں تو اس کی گود میں جو سکون ملتا ہے وہ لندن، واشنگٹن، پیرس، اوسلو، کوپن ہیگن، برلن کہیں بھی نصیب نہیں ہوتا۔ یہ سچ ہے کہ وہاں قانون کی حکمرانی ہے، انسانی جان کی قدر و قیمت ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ پاکستان کے علاوہ کوئی بھی نہیں جو مجھ جیسے بے نوا، بے سہارا، مجبور اور بے کس کو پناہ دے سکے۔ میرے وطن، یہ سچ ہے کہ تیرے حکمرانوں اور نام نہاد سیاستدانوں کی وجہ سے تیرا یہ حال ہوا ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ تیری سالمیت پر انگلیاں اٹھنے لگی ہیں۔ یہ بھی سچ ہے کہ یہاں جینا مشکل ہو گیا ہے، لیکن ہمالیہ جیسی حقیقت یہ بھی ہے کہ تو نے مشکل ترین گھڑیوں میں میرے والدین کو پناہ دی تھی۔ آج تو مشکل میں ہے تو میں تجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ میرے وطن، یہ میرا تجھ سے وعدہ ہے۔